आमंत्रित करूंगा। श्री नॉर्मल जी कैथल के गांव पाई के रहने वाले हैं और वर्तमान में वे एसबीआई करनाल शाखा में मुख्य शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। नॉर्मल जी, ओवर टू यू। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का युवा मंथन विद मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जुड़े प्रदेश के 500 प्रोफेशनल्स व यूथ फॉर हरियाणा की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया। आज पूरी दुनिया कोरोना की इस महामारी से जूझ रही है, तब पूरी दुनिया हमारे देश की युवा शक्ति को एक नई आशा के रूप में देख रही है। ऐसे संकट में राष्ट्र निर्माण के लिए युवा शक्ति के इनोवेटिव आइडियाज को आत्मसात करने के लिए हमने इस कार्यक्रम के तहत युवा शक्ति और आपके बीच एक कड़ी बनने का प्रयास किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य, उद्योग, आईटी, कृषि, वित्त, शिक्षा व अन्य क्षेत्र के 500 से ज्यादा प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए युवाओं में हमारे रात के 2:30 बजे हुए हैं और हमारे साथ श्रीमान विजेंद्र शर्मा जी आपको सुनने के लिए जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों से जुड़े हमारे कुछ साथियों का मैं नाम लेना चाहूंगा। उनमें श्री विकास मोर जी, श्री सुशील गोयत जी, अरुण मलिक जी और सुरेंद्र चहल जी भी शामिल हैं। सर, अब मैं आपको यूथ फॉर हरियाणा की अपनी टीम का परिचय करवाना चाहूंगा। इस टीम में डॉक्टर पवन आर्य जींद से, दामोदर भारद्वाज पलवल से, एडवोकेट हरमनजोत सिंह गिल पेहवा से, विजय शर्मा जी पानीपत से, आभास अग्रवाल जी फरीदाबाद से, गौरव ठाकुर जी गुड़गांव से और दयानंद भाटिया जी करनाल से हिस्सा ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमें इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर पंकज पुली जी फरीदाबाद और रमेश जी शास्त्री कुरुक्षेत्र का विशेष सहयोग मिला है। अब मैं पुष्पेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो पुनः कार्यक्रम को संचालित करें। धन्यवाद। धन्यवाद नॉर्मल जी। मित्रों, आज जो शख्सियत हमारे बीच में है, आदरणीय मनोहर लाल जी, इन्होंने हरियाणा की राजनीति के कई मिथक, जिसमें जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति भी है, इनको तोड़कर और जनसाधारण से निकले ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दूसरी बार भी दूसरी पारी में भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। न केवल राजनीति बल्कि प्रशासन के लिए, प्रशासन में सुधार के लिए कई स्थापित परंपराओं को, या यूं कहूं कि कुपरंपराओं को तोड़कर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर काम किया है। साथियों, इस सिद्धांत पर काम करने से कईयों मूक क्रांतियों ने हरियाणा में जन्म लिया है, वरना मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियों में चयन, ट्रांसफर उद्योग का बंद होना, अंतिम किसान को उसकी फसल का पूरा और सीधा लाभ मिलना, क्या किसी ने इसकी कल्पना की थी? इसी अथक परिश्रम का परिणाम है कि कोविड-19 नाम की महामारी से लड़ाई में हमारा हरियाणा प्रदेश बहुत बेहतर स्थिति में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आपने जो संकल्प लिया है, उस कड़ी में आज का संवाद हरियाणा के इन दिग्दर्शक नौजवानों से है जिन्होंने अपने परिश्रम और योग्यता के बलबूते अपने कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। ऐसे सूझवान युवाओं के साथ संवाद में ज्यादा व्यवधान ना बनते हुए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप प्रतिभा संपन्न युवाओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री। आज मित्रों, यूथ फॉर न्यू हरियाणा की पूरी टीम
इस टीम के अध्यक्ष श्री दामोदर भारद्वाज जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री लोकेश गांधी जी, अभी जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए ऐसे हमारे मित्र पुष्पेंद्र बारना जी, नॉर्मल ढुल जी, उपस्थित सभी यूथ फॉर न्यू हरियाणा के पदाधिकारीगण, देश विदेश से जुड़े हुए सभी हमारे युवा साथी। जैसा बताया कि 2:30 बजे के समय भी रात को विदेश में बहुत से युवा साथी साथ जुड़े हैं। ऐसे हजारों की संख्या में जुड़े हुए इस कार्यक्रम में जो ये वर्चुअल कार्यक्रम, एक सेमिनार किया जा रहा है, एक चर्चा की जा रही है, इसमें मैं सब साथियों का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा आपका नाम है इस संस्था का, यूथ फॉर न्यू हरियाणा, यानी आप हरियाणा के साथ कितने जुड़े हुए हैं, इस नाम को ही अगर हम ठीक से विश्लेषण करें तो ध्यान में आता है। इस हरियाणा में 1966 में जो बना, पिछले 54 साल में जो कुछ घटित हुआ है, आप लोगों ने सब उसका इतिहास जाना होगा। जब हरियाणा बना उस समय लोग कहते थे कि ये प्रदेश हरियाणा कैसे अपने पैरों पर खड़ा रह सकेगा, किस प्रकार से अपनी जनता के लोगों का पेट भरने का काम करेगा, कैसे अपने एम्प्लॉइज को ये सैलरी दे पाएगा। ऐसे एक प्रकार से एक मजाक किया जाता था। लेकिन हरियाणा का व्यक्ति एक जुझारूपन की अपने जो स्वभाव है, एक मेहनती उसका जो स्वभाव है, उसके कारण से बहुत कुछ करके दिखाया। पिछले 50 साल में मैं कह सकता हूं कि हरियाणा जैसे देश भर के सब प्रांतों में अपना स्थान बना चुका है कि बहुत चीजों में हरियाणा का नाम अग्रणी प्रांत के रूप में लिया जाता है। हम पहले कृषि में आगे बढ़े, ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से, इंडस्ट्री में हम आगे बढ़े, खास करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज देश और दुनिया में हमारा नाम है। हमारे यहाँ की सेना में जवान, डिफेंस सर्विसेज में हमारी पार्टिसिपेशन, आबादी हमारी 2%, लेकिन पार्टिसिपेशन हमारी 11% के लगभग अब डिफेंस फोर्सेज में है। आज पर कैपिटा इनकम में हम यानी पूरे देश के बड़े प्रांतों में प्रथम स्थान के ऊपर है। हमारे यहाँ का खिलाड़ी देश और दुनिया में मेडल लाने में सबसे आगे है। जय जवान जय किसान, वास्तव में यह हरियाणा के ऊपर ही एक प्रकार से सार्थक स्लोगन है। हमने जब सत्ता संभाली 2014 में, ऐसा नहीं कि उससे के पूर्व कुछ हरियाणा के निर्माण में कोई बहुत कमी थी, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन भौतिक निर्माण देखने को मिलता था। अगर हम समाज की चिंता करते हैं तो सामाजिक दृष्टि से हरियाणा का समाज बहुत बाकी प्रांतों की तुलना में अभी पीछे, ऐसा मैं कह सकता हूं। इसके अंदर हमने आगे बढ़कर के काम किया, और काम करते हुए 5 साल के जो पिछले अनुभव हैं, मैं थोड़े आपके साथ वो साझा करना चाहूंगा। हमने देखा हरियाणा के अंदर जाति पाति, इसका बोलबाला बहुत अधिक था। इसको कम करने के लिए हमने खूब प्रयत्न किए हैं, और प्रयत्न करते हुए आपने देखा है कि यहाँ एक आंदोलन भी बड़ा हो गया। एक जाति के नाम के साथ आरक्षण का आंदोलन जो चला, और वो हिंसक भी हुआ, और उसके अंदर बड़े दुख की बात है कि उसमें कुछ जानें भी चली गई, माली नुकसान भी बहुत करोड़ों रुपए का उस समय हुआ। लेकिन हमने अपने चुनाव लड़ते समय 2014 के अंदर एक स्लोगन दिया था कि हम जाति पाति से अलग हट करके अपने समाज को आगे लेकर के आएंगे, और नारा दिया था हरियाणा एक, हरियाणवी एक। अर्थात यदि अपनी पहचान बनानी है तो हरियाणवी बन के बनाओ। हम अपने प्रदेश के साथ अपने आप को जोड़े, हम जाति के साथ ना जोड़े, क्योंकि आज देश और दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अब कहा जाता है कि एक ग्लोबल विलेज के रूप में दुनिया के रूप को इस रूप में देखा जाता है। तो इस नाते से हम अब जाति पाति में बटे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आपस में ही लड़ते भिड़ते झगड़ते रहेंगे। और उसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज जाति पाति के नाम से
लोग उतना विचार नहीं करते जितना आज से 5-7 साल पहले करते थे। एक राजनीतिक तौर पर इस विषय को कभी किसी ने विचार नहीं किया कि इसको कम करना है, हमने इसको कम करके दिखाया है। दूसरी भयंकर बात हरियाणा की कि यहाँ की शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने का जो एक मनोबल, जो साहस चाहिए, वो पहले कभी नहीं था, बल्कि उस भ्रष्टाचार के साथ समझौता करके चलते थे। चाहे वो सरकारी कामकाज विकास की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे ट्रांसफर्स की बात हो, चाहे कोई लाइसेंस देने की बात हो, भाई भतीजावाद, मैं मेरा, ये सब चलता था। हमने उन चीजों को तोड़ा और तोड़ करके आज उसके परिणाम निकल रहे हैं। अगर नौकरियों की बात कहूं तो बिना पर्ची बिना खर्ची, ये एक शब्द ऐसा प्रचलित हुआ है हरियाणा के लोगों में कि हाँ भी ये राज ऐसा है जिसके अंदर किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को मेरिट के आधार पर आगे बढ़ने के लिए पूरा अवसर है, मौका है। और वो जवान जो राजनीतिक नेताओं के बस्ते थैले उठा करके चलता था, उसके पोलिंग बूथ पर जाने के लिए उसको कोई लालच देना पड़ता था, आज वो नौजवान हाथ में किताबें लेकर के जाता है, वो लाइब्रेरी को ढूंढता है, वो पढ़ाई में कैसे आगे बढ़े, स्किलिंग के माध्यम से अपने आप को कैसे आगे बढ़ाए, उस ओर चल पड़ा है। ये कंपटीशन खड़ा हुआ है। और ये जो ट्रांसफर्स होते थे, ये भी इसी प्रकार का एक उद्योग था। सीएलयूज का एक उद्योग था, एक शब्द चलता था उस समय, बीबीसी उद्योग। बीबीसी यानी बी माने बदलियां, बी माने भर्तियां, सी माने सीएलयू। ये करप्शन का उद्योग हमने बंद कर दिया टोटल। इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, उसके ऊपर हमने ध्यान दिया। चाहे रेलवेज हैं, रोड्स हैं, बाई एयर, यानी एयरपोर्ट के नाते है, सारे एयरपोर्ट काफी हम आगे बढ़ गए हैं। अब वो एक एयरपोर्ट के नाते से एक फुल फ्लेज एयरपोर्ट वो बहुत जल्दी कभी भी अनाउंस हो सकता है। दिल्ली और चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का तो हमको लाभ मिलता ही है, लेकिन हरियाणा की धरती के ऊपर अपना एक एयरपोर्ट हो जाए, इसके नाते हमने किया। सामाजिक बहुत ऐसे कार्यक्रम हमने आगे बढ़ाए जिसको कहा जाए कि समाज के सुधार के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हमने उसको आगे बढ़ाया। स्वच्छता अभियान, इसको हमने आगे बढ़ाया। पर्यावरण, इसको हमने आगे बढ़ाया। और अब लेटेस्ट पानी बचाने के अभियान में हम आगे लगे हैं, मेरा पानी मेरी विरासत। इसमें पानी को बचाया जाए, वेस्ट ना किया जाए। और खास करके किसानों को आह्वान किया कि आप लोग पानी बचाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स, इसके ऊपर आ जाए। धान को छोड़ करके बाकी फसलें आप उगाएंगे तो पानी की बहुत बचत होगी। हमारे पास पानी के रिसोर्सेज बहुत कम हैं, लेकिन जो है उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ये कैसे हम ठीक कर सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ अब हमने ये लिया है कि हर व्यक्ति का इंडिविजुअल चिंता करने वाला कोई कार्यक्रम बनाए, हर परिवार की इंडिविजुअल चिंता करने के लिए हमने बनाए। हमने एक सिस्टम खड़ा किया है कि अभी तक तो देश में आधार कार्ड के माध्यम से लोगों को सेवाएं, योजनाएं, इसका लाभ मिलता है। हमने उसको और बदल करके परिवार की पहचान, परिवार पहचान पत्र, इस नाम से हर एक परिवार की पहचान होगी, उसको एक पहचान पत्र दिया जाएगा, उसमें सब मेंबर्स का उसका डाटा उसके अंदर रखा जाएगा और उस डाटा के आधार पर परिवार की आवश्यकताएं, परिवार की क्षमताएं, सब कुछ ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग भी किया जाएगा, उनकी सहायता भी की जाएगी। किसानों को सुलभ तरीके से सारी चीजें उपलब्ध हो जाए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, एक नया कार्यक्रम हमने चलाया है। मैं उल्लेख ज्यादा नहीं करूंगा, मैं केवल यानी केवल उसको केवल उल्लेख करूंगा, क्योंकि चीजें, जानकारियां आपको निश्चित रूप से मिली होंगी, आपने ली होंगी। अभी मेरी फसल मेरा ब्यौरा में हर एकड़ का हिसाब, कि उस एकड़ के ऊपर क्या फसल बोई गई, किस प्रकार की फसल उसमें हुई, ठीक उसके बिक्री हो गई कि नहीं होगी, उसका प्रोक्योरमेंट हो गया कि नहीं हो गया, और उसका पैसा पहले जो आड़ती के माध्यम से आड़ती के पास रहता था, इस बार हमने अभियान चलाया कि नहीं, आड़ती को जितना लेना है वो ले लें, बाकी पैसा किसान के खाते में सीधा पहुंचना चाहिए। हमने 12,000 करोड़ रुपया गेहूं के प्रोक्योरमेंट में, इसके अंदर लगभग 1200 करोड़ रुपया सिर्फ ऐसा था जो किसानों ने आड़तियों को देना था। शेष लगभग 10.5 पौने 11,000 करोड़ रुपया सीधा किसान के खाते में गया है। क्योंकि किसान की फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये अच्छी किस प्रकार से हो, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। आगे चल करके एक योजना की घोषणा मैंने की है कि हम किसान मित्र योजना चलाएंगे। किसान मित्र में हमारे यहाँ 17 लाख किसान हैं, तो 17,000 परिवार, 17,000 किसान मित्र, उनकी चिंता करेंगे।
हर किसान मित्र 100 छोटे किसानों की, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनकी खेती में क्या कुछ बुआई हो सकती है, उनके परिवार की आमदन कैसे बढ़ सकती है, हर किसान की डबल इनकम हो 2022 तक, ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं की शिक्षा, और उस शिक्षा में उसके बाद उनको स्किलिंग, क्योंकि केवल शिक्षित युवक को आज काम मिलता नहीं है जब तक यानी सामान्य कामों के लिए उसकी जो स्किलिंग है उसकी डेवलपमेंट नहीं की जाएगी। इसके लिए अलग से हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, ये हरियाणा में ही है और किसी प्रदेश में भी बनी नहीं है। बाकी सब जगह तो स्किल मिशन जो होते हैं उनके माध्यम से, वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन भी है, वो स्टेट डेवलपमेंट स्किल मिशन भी है, उनके माध्यम से स्किलिंग हो रही है। हमने स्पेशली एक यूनिवर्सिटी बनाई है। तो इस प्रकार से कामों के नाते से हर क्षेत्र के व्यक्ति को, युवा को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए हमने अलग से व्यवस्थाएं की हैं। बेरोजगार पढ़ा लिखा युवक, उसके लिए सक्षम योजना, इस योजना को हमने चालू कराया कि जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता 3 साल तक उसको 100 घंटे के बदले कुछ पैसा दिया जाए, ताकि उसकी जेब में कुछ पॉकेट मनी चली जाए, वो माँ बाप के ऊपर बोझ न रहे। 3 साल में अपना काम ढूंढे, स्वरोजगार के नाते से आगे बढ़े, सरकारी नौकरी मिलती है उसमें जाए, प्राइवेट नौकरी उसमें जाए। उद्योग को भी हमने आगे विकसित करने के लिए निवेश पर्याप्त आना चाहिए। पिछले साल भर में हमने निवेश की योजनाएं चलाई हैं, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है, लगभग 5.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। हमने एक निवेशक उनका जो सम्मेलन किया था, उसमें भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने आकर के इच्छा अपनी व्यक्त की कि हम यहाँ हरियाणा में निवेश करना चाहते हैं। और उसके पीछे की जो एक मुख्य कारण था कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके ऊपर काम किया। हरियाणा 2014 में 14वें स्थान पर था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। हमने इस पर काम किया, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत अच्छे लोग हैं उसमें, उन्होंने सबने काम किया मिलकर के। 17 विभागों की सब जितनी भी परमिशंस हैं, लाइसेंस की क्लियरेंसेस हैं, वो सब एक छत के नीचे टाइम बाउंड मैनर में 45 दिन के अंदर अंदर डीम्ड क्लियरेंस मिलेगी। ये हमने उद्योगपति को, एंटरप्रेन्योर को भरोसा दिया, जिसमें से उसने कहा कि हाँ, हम हरियाणा में आकर के काम करना चाहते हैं, हरियाणा में निवेश करना चाहते हैं। हरियाणा बहुत दृष्टि से, इसका ज्योग्राफिकल जो हमारी जो हरियाणा की लोकेशन है, ये भी हमको लाभ दे रही है। दिल्ली को 3 तरफ हम घेरते हैं, दिल्ली के निकट होने के कारण से हमको एक उसका बेनिफिट भी है। तो इस प्रकार से उद्योग को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, किसान को आगे बढ़ा रहे हैं, युवा को रोजगार के नाते आगे बढ़ा रहे हैं, और स्कीम्स में जिस भी समस्या के हल करने के लिए हमको जो भी ध्यान में आता है, उसकी नई नई स्कीमें बना रहे हैं। और इन सबको आईटी प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ करके, क्योंकि करप्शन में एक बड़ा फैक्टर होता है ह्यूमन इंटरफेस। जिन योजनाओं और यानी सेवाओं के लिए ह्यूमन इंटरफेस का सिस्टम अगर ज्यादा होगा, डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा होगी, तो वहां करप्शन खड़ी होगी। हमने डिस्क्रिशनरी पावर अपनी पहले छोड़ी है, बाद में अधिकारियों को, कर्मचारियों को कहा कि नहीं, सिस्टम से काम करिए, हम किसी प्रकार की डिस्क्रिशनरी पावर लोगों को देकर नहीं रखना चाहते। हमने यहां से शुरू किया कि पहले ये जमीनों के सीएलयू दिए जाते थे, ये मुख्यमंत्री के ऑफिस में, हालांकि डिपार्टमेंट का काम होता है, डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग का काम है लाइसेंस देना, सीएलयू देना, लेकिन सिस्टम क्या थे कि इसको फाइल को सीएम ऑफिस में घुमा करके भेजा जाता था, वहां जरूर आती थी। हमने 1 नवंबर 2016 को आते ही तय किया कि नहीं, अब ये फाइलें सीएम ऑफिस में नहीं आएंगी। अगर कोई गलत बात होगी तो हम डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग को जिम्मेदार मानेंगे, उसका काम है उसको देना, लाइसेंस देना, नियमों के हिसाब से देना। हमको ये रेकरेंस ऑफ फाइल, ये इस नाते से यहाँ नहीं चाहिए, छोड़ दी डिसीजन पावर। इसके बाद हर वर्ष 2-3 HCS, ये मुख्यमंत्री को एक सरकार के नाते नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया है, एक IAS को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया है। वो किसको छांटना है, हमको कैसे पता लगेगा कौन योग्य कौन नहीं है? इन दोनों चीजों का प्रबंध हमने कर दिया कि जो एम्प्लॉइज इसमें क्वालिफाई करते हैं वो फॉर्म भरें, एग्जाम दें, और उसमें HPSC UPSC के माध्यम से इंटरव्यू करा करके और IAS भर्ती करेंगे, HPSC के माध्यम से इंटरव्यू करा करके और उनकी HCS की भर्ती होगी। और HCS की तो हमने कर दी है, 17 HCS इस पद्धति से लगे, जिसमें संयोग से 16 तो टीचर्स लगे हैं उसमें, और नहीं तो कभी टीचर्स HCS लगते नहीं थे।
अब IAS 5 नए इस वर्ष की योजना में इन्हीं एम्प्लॉइज में से लगेंगे, उसके एग्जाम की तैयारी हमने कर दी है। ट्रांसफर जितने विभागों के थे, ऑनलाइन ट्रांसफर विद अ सिंगल क्लिक 50,000 40,000 टीचर्स का ट्रांसफर किया है। 93% सर्वे बताता है कि 93% ऑफ द पर्सन दे आर सेटिस्फाइड विद दिस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी। तो बताने के लिए बहुत है मेरे पास। कुल मिलाकर अब लेटेस्ट जो कि आज की बातचीत का एक जो विषय मुझे बताया गया, उसके अंदर कोरोना के संबंध में भी, कोविड-19 के बाद हमारी स्थिति क्या होगी, कैसे होगी। इस कोविड-19 का आपको तो जैसे मालूम है कि मार्च में एकदम अपने देश के अंदर एक हलचल हुई और कोरोना आ गया, इस प्रकार का एक विषय आया। हरियाणा में भी मार्च में जब कोरोना आया उस समय तक हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जैसे ही आहट हुई हमने सब प्लानिंग उस हिसाब से की और सारा एडमिनिस्ट्रेशन, न केवल एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि जो आह्वान किया, समाज के सब लोग, संस्थाएं, वॉलंटियर्स सब लग गए इस कोरोना जैसी घातक बीमारी को कैसे इसकी लड़ाई लड़नी है। हमने उसकी प्लानिंग के आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि जैसे सारे दुनिया में भारतवर्ष का काफी एक अच्छा स्थान है इसके मुकाबला करने में, वैसे ही भारतवर्ष में भी जो प्रमुख प्रदेश हैं बड़े बड़े, उनके अंदर हरियाणा का भी एक अच्छा स्थान है उसको मुकाबला करने में। आज हमारा जो स्थान है टॉप में, अगर महाराष्ट्र की स्थिति खराब है तो हमारा 11वें स्थान के ऊपर ये सारी कोरोना की रिकवरी का विषय है या व्यवस्थाओं का विषय है, लॉजिस्टिक्स का विषय है, इसमें 11वां हमारा स्थान है। हम और इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। आज की डेट में 4,800 एक्टिव पेशेंट्स है हरियाणा में। इसमें जो स्पीड है अभी हमारी कोरोना टेस्टिंग की, वो टेस्टिंग लगभग 10,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। इस संख्या को और हम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लैब्स और खोलना चाहते हैं ताकि जितनी ज्यादा टेस्टिंग हो उतना ही, अगर कोरोना पॉजिटिव है भी सही तो उतना ही उनकी रिकवरी का से भी समय लगता है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है जो लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं उनमें से भी पॉजिटिव हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या में अपने आप वो ठीक हो रहे हैं। एंटीबॉडीज का टेस्ट होने के बाद पता लग रहा है कि वो उनका कोरोना आकर के समाप्त भी हुआ। ये कुछ इस टाइप का एक जो रोग है, इस रोग में एक बार प्रभावित होने के बाद, एपिडेमिक की बीमारी है, एक बार संक्रमण होने के बाद प्राय 10 दिन में 11 दिन में व्यक्ति ठीक हो जाता है। अगर एसिम्प्टोमेटिक है उसका पता भी नहीं लगता कि उसको कोई कोरोना हुआ कि नहीं हुआ। सिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनका अवश्य पता लगता है। उनका इलाज के लिए हम सारे काम, जितने भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट जो व्यवस्था है चिकित्सा की, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सब इसमें लगे हैं। इसलिए हमें इस प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि बीमारी अगर थोड़ा आगे बढ़ती भी है तो अभी हमारे कंट्रोल में है। हाँ, बहुत अधिक अगर इसके ऊपर कहीं आक्रमण का प्रभाव होता है उसमें हम सब मिलकर के उस व्यवस्था में से भी पार हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस कोरोना के समय में भी जो चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को हमने पार किया है। वैसे तो कहा जाता है कि कोई भी जो चैलेंज आता है वो चैलेंज अपने साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है। उस चैलेंज को, अगर अपॉर्चुनिटीज को हमने एक प्रकार से पहचान लिया तो हम बहुत सी चीजों में आगे भी बढ़ सकते हैं। कुछ चीजें रुक जाती हैं, रुकी चीजों को हम आगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ले जा सकते हैं। हमारी पहले बहुत तरक्की हुई, उस तरक्की में बहुत से हमारे क्षेत्र थे जिनमें हमने तरक्की करनी थी। एक टेक्निक, एक हमारी तरक्की का जो एक साधन था कि टेक्नोलॉजिकल किस प्रकार से हम ज्यादा चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, वो हमारा एक पार्ट होता था। लेकिन आज जो कि व्यवस्थाएं ऐसी बन गई, हम दूर दूर बैठ करके भी उस टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर ही तरक्की कर रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी का ही परिणाम है कि हम आज सारे देश और दुनिया में बैठे हुए आज हजारों के जो लोग युवा साथी साथ जुड़े हैं। मानो मैं चंडीगढ़ बैठा हूं, आप लोग पूरे प्रदेश में, देश में और दुनिया में सब बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये उसी टेक्निक का ही एक प्रमाण है कि हम उसमें से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो टेक्निकल इस सारे सिस्टम से बहुत चीजों का सॉल्यूशन हुआ है। कोरोना के अंदर लोगों के रोजगार छूट गए, जो मजदूर था, गरीब था, उसको आर्थिक तंगी आ गई। अब हमको उसको पैसा कैसे पहुंचाना? तो टेक्निकल सिस्टम्स का हमने लाभ उठाया और हमने ऐसे सब लोगों को ढूंढा और लोकल लेवल पर हमने कमेटियां बनाई। उन कमेटियों को कहा कि जिस जिस परिवार के अंदर आपको कठिनाई महसूस होती है
चाहे वो आर्थिक दृष्टि से, चाहे वो उसके खाने पीने की दृष्टि से, केवल आप जानकारी वहां से भेजिए, हम उसके सब प्रकार के सिस्टम यहीं बैठे हुए हमने 16 लाख परिवारों को 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक महीने में उनको भेजा और भेज करके उनकी आर्थिक कठिनाइयां वो समाप्त हुई। ऐसे ही खाने के लिए राशन, हमारे 27 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको राशन, लेकिन इसके बाद भी बहुत लोगों ने कहा कि हमको राशन नहीं मिलता है। ऐसे सब लोगों का रजिस्ट्रेशन किया और 87,000 लोगों को हमने डिस्ट्रेस राशन टोकन DRT ये बना करके भेजे ताकि राशन की दुकान से जाकर के राशन लेकर के आ जाए। बहुत ऐसी संस्थाओं ने काम किया, बहुत से लोग वॉलंटियर बनकर के आगे आए, हमने उन वॉलंटियर्स को भी रजिस्टर किया। 70,000 से ऊपर लोग वो वॉलंटियर बनकर के आए और इसमें काम करने के लिए अपनी इच्छा जताई। उसमें डॉक्टर्स भी थे, पैरामेडिक्स भी थे, उसके अंदर जिला एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग करने वाले लोग भी थे, ऐसे सब लोग, और हमने सबसे काम लिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे जो चुनौती के अवसर आए, इसमें हमने उसको किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हमको आगे बढ़ने के लिए मिल सकती हैं, वो सब हमने किया। हमने प्रोक्योरमेंट किसानों की, उसमें भी काम अच्छी प्रकार से किया और किसान आज प्रसन्न है हमारा कि कोरोना के पीरियड में किसी प्रकार का कोई खतरा ये अगर था तो उसको भांपते हुए, देखते हुए व्यवस्थाएं ऐसी बनाई कि बहुत अच्छे प्रकार से हमारी प्रोक्योरमेंट भी हो गई। काम बहुत किया है मित्रों, लेकिन मुझे ध्यान में आ रहा है कि मैं अपनी ओर से यदि बोलता चला जाऊंगा तो समय उसमें निकलेगा। अब मैं मोटे रूप से यही कहता हूं कि हमने हरियाणा के एक सिस्टम को बदला है और बदलने का संकल्प है, आगे भी बदलेंगे। है कि आप लोगों में से किसी के मन में कोई प्रश्न हो, हमारे में बात आती है उसका उत्तर देंगे, लेकिन मैं समझूंगा प्रश्नों के साथ साथ ब्रिलियंट कैडर मेरे सामने बैठा है। आप में टेक्निकल लोग भी हैं, आप में यूनिवर्सिटी के लोग भी हैं, आप में मेडिकल साइड के लोग भी हैं, आप में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, सब प्रकार के लोग आप बैठे हैं। आप बहुत अच्छा सोचते होंगे, लेकिन जब तक वो हमारे पास नहीं पहुंचेगा तब तक उसका उपयोग हम शायद नहीं कर पाएंगे। तो आज इस अवसर का लाभ इस रूप में भी मैं उठाना चाहूंगा, आपके बहुत अच्छी तो लागू कर सकते हैं। हम निसंकोच, कोई भी बात ध्यान में आती है, अच्छी बात है, उसको लागू करने में कभी भी कोई हम संकोच नहीं करते, पीछे नहीं हटते। कोई भी सुझाव आपका होगा उसको लागू करेंगे। जो आज सुझाव न दे पाए तो जो भी अपना सिस्टम है उस माध्यम से मेरे तक सारी चीजें अगर पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से हमारे लोग मिल करके उसको आगे बढ़ाएंगे। इतनी बात कहते हुए आपने मेरे साथ ये सारा कार्यक्रम ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, आगे धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। ऐसा लगता है जैसे हरियाणा में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का दौर आ गया है। मुख्यमंत्री जी, आपके विचार हमारे जीवन को और हमारे भविष्य को, क्योंकि पूरे हरियाणा के युवाओं के भविष्य को दिशा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और लगभग 78 प्रश्न हमारे पास आए, लेकिन समय की प्रतिबद्धता के कारण हम सभी प्रश्न तो नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपकी अनुमति से हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं। ठीक है जी। पहला प्रश्न डॉक्टर देवेंद्र बख्शी फरीदाबाद से हैं। आप MBBS और MD डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं डॉक्टर बख्शी, मैं MBBS MD इंटरनल मेडिसिन फरीदाबाद में मेरा नर्सिंग होम है। मैं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी हूँ फरीदाबाद ब्रांच का, और हमने आपस में यहाँ पे बात भी करी। तो क्या करा गया, तो हमारा विचार ये रहा कि जैसे आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है कोविड के साथ की, मरीज बढ़ते हैं, सरकारी तंत्र पर जोर पड़ता है, प्राइवेट वाले का कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जनता भी में परेशान है कि जाए तो करें तो करें क्या, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं जा पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की जाए, जिसमें सरकार की तरफ से हमें कोई खाली बिल्डिंग पड़ी हो वो दे दी जाए, हम उस पर अस्पताल सेट कर देंगे और सरकार जो द्वारा निर्धारित रेट पे हम उनका इलाज कर देंगे। ये हमारी तरफ से नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक सेवा भी हो जाएगी और लोगों को बड़ा उससे रिलीफ भी मिल जाएगा, और सरकार के लिए भी हो जाएगा कि हम मेडिकल वालों ने सरकार की हेल्प, सरकार के लिए हम आगे आए हैं करने। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी आपके लिए एक रिलीफ मेथड हो जाएगा आपके लिए।
बहुत अच्छा है डॉक्टर बख्शी, आपका एक ऑफर है ये, और इस ऑफर और सुझाव को मैं इसका स्वागत करता हूं, और निश्चित रूप से इसके ऊपर आगे बढ़ने के लिए जो भी कुछ हमारे से करना होगा हम करेंगे। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि हमने अभी भी जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन सबको ये आह्वान किया है कि अपने अपने हॉस्पिटल जितने हैं उनमें भी कोविड के लिए आप कुछ एक प्रतिशत जो बेड्स हैं उनको रिजर्व करिए। 25% बेड्स हमने प्राइवेट डॉक्टर्स के सबके रिजर्व किए हैं। और सरकारी व्यवस्था में भी, जैसा आज मैंने बताया कि 4,800 हमारे पास अभी एक्टिव पेशेंट्स हैं, और हमारी अपनी व्यवस्था में लगभग 15,000 बेड्स ये आइसोलेशन के, और इसी प्रकार आईसीयू के बेड्स, ऑक्सीजन, ये पर्याप्त हमने प्रबंध किया हुआ है। आज की स्थिति में ऐसा नहीं कि कोई नई व्यवस्था को खड़ा करने की बहुत बड़ी आवश्यकता लग रही है, लेकिन बीमारी तो बीमारी है, इसका भविष्य मालूम नहीं किधर बढ़ेगा, और उसमें अगर चीज यहीं समाप्त होती है तो पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, अगर कहीं आगे बढ़ती है, फैलती है, तो हमको व्यवस्थाएं सारी करनी पड़ेगी जो आप सुझाव दे रहे हैं। अभी देखा हमने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल 10,000 बेड्स का वो बनाया गया है, और वो इसी प्रकार से प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से बनाया है। आज तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉजिस्टिक्स में कमी नहीं है। अगर हमें कुछ जरूरत है तो कुछ ऐसे अनुभवी डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, नर्सिंग स्टाफ की, जैसे मैंने बताया कि हमने एक वॉलंटियर्स के लिए एक पोर्टल बनाया, उस वॉलंटियर्स को रजिस्ट्रेशन किया। 70,000 से ऊपर जो लोग आए उसमें 1,000 के आसपास डॉक्टर्स थे, उन सब डॉक्टर्स से हमने काम लिया है। तो मेरा तो आह्वान ये है कि आपके साथी जो आपकी बात सुन रहे हैं या आपकी जहां तक अप्रोच है, ऐसे सब मेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को, कोरोना वॉरियर्स बन करके जो काम कर सकते हैं उनको ये कहें कि हाँ, इस पोर्टल के ऊपर अपने आप को एज वॉलंटियर वो रजिस्टर करें, ताकि उनकी सबकी जहां कहीं आवश्यकता है उनको हम इसी जो उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल्स हैं